हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। क्लास 12th हिंदी में इसके पहले भी हमने कई सारे वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड किए हैं, जिसमें चाहे ग्रामर को लेकर हो, चाहे रिक्त स्थान को लेकर हो, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, उसे आप लोग कहाँ पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 2024 का प्लेलिस्ट बना है बच्चों, वहाँ पर सारे सब्जेक्ट के जो भी वीडियोज प्रोवाइड किए जाते हैं ऐड कर दिए जाते हैं। तो प्लेलिस्ट विजिट करो, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज हैं, उसको आप पढ़ते चलो। ठीक है, चलिए आज हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर करेंगे। हो सकता है आप लोगों से बन रहा हो बच्चों, तो इसे आप रिवीजन कर लेना क्योंकि काफी हेल्पफुल है, और इसे आप सारे के सारे प्रश्नों को तैयार कर लेना, क्वेश्चन लिख लेना। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आपको फैक्ट बताता हूं कि हिंदी के प्रश्नोत्तर आप लोगों को याद नहीं करना है, मुख्य रूप से सारांश समझना है। और आप हो सके तो अभी मान लीजिए 20 से 25 दिन है, इतने में आप लोग सारे प्रश्नोत्तर को 1 से 2 बार पढ़ लो। 1 से 2 बार प्रश्नोत्तर को पढ़ लो बस। ऐसा नहीं है कि किसी प्रश्न को उसको आप आधे घंटे रटते रहो। देखिए जैसे मैं यहाँ पे प्रश्न का उत्तर समझाता हूं आपको। कवि ने अपने जीवन के विषय में क्या कहा। अब थोड़ा सा इसको आप अपने से रिलेट करो कि अपने विषय में क्या कह सकते हैं। तो कवि ने अपने जीवन के विषय में कहा कि वह भार लिए फिरता है किंतु फिर भी अपने जीवन से प्यार लिए भरता है। मतलब बहुत पूरे संसार का भार है मस्तिष्क में, लेकिन फिर भी अपने जीवन में इतना खुश रहना चाहता हूं, अपने जीवन में इतना खुश रहना चाहता हूं कि जहां भी रहता हूं एकदम मुस्कुराते हुए रहता हूं, प्यार लिए फिरता हूं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं संपूर्ण संसार का भार है तो बस जहां भी जाऊं डिप्रेशन पे, अरे भाई ऐसा है ऐसा वैसा नहीं, बहुत ज्यादा भार है उसके मस्तिष्क में। कवि का कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा भार है तो ऐसा मत समझो कि इतना लोड है। अब आपका एग्जाम पास में है, 20 दिन बाद एग्जाम है, तो भाई ऐसा भी नहीं एग्जाम है तो बिल्कुल आप इतना डिप्रेशन में चले जाओ कि दिन में 8 घंटे पढ़ो तो पढ़ने का मन ना लगे, लगता है भैया पढ़ना छोड़ दे। बिल्कुल मस्त रहो कि हम अपने जीवन में खुश हैं, बस हम मेहनत करना, वो तो करना है, वो हमारा कर्तव्य है, हम स्टूडेंट लाइफ में तो पढ़ाई करना है। तो कवि का तात्पर्य ये कि भाई अपने जीवन के विषय में कहा भाई मेरा बहुत ज्यादा भार है, भार लिए फिरता हूं, लेकिन किंतु जब स्वयं की बारी आती है तो अपने लिए प्यार लिए फिरता हूं। तो इस तरीके से आप लोग बिल्कुल माइंड में सेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कवि के अनुसार उसे क्या अच्छा नहीं लगता, उसके लिए वह क्या उपाय अपने हृदय में रखता है। तो कवि के अनुसार उसे संपूर्ण संसार ही अच्छा नहीं लगता, इसके उपाय में अपने हृदय में स्वप्नों को संसार लिए घूमता रहे। मतलब अपने ही स्वप्न को बनाए रखता है अपने हृदय पर। ठीक है, पूरे संसार को बसा कर रखा है। संसार भार है, जैसा भाई कहा ना कि भार तो है लेकिन प्यार लेकर फिरता हूं, ऐसे संपूर्ण संसार का भार है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हृदय में अपने सपनों का संसार लिए घूमता रहता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, आत्म परिचय कविता द्वारा कवि का क्या सिद्ध करना चाहता है। मतलब कविता द्वारा कवि क्या सिद्ध करना चाहता है। अब इसमें उत्तर देखिए, आत्म परिचय कविता द्वारा कवि यह सिद्ध करना चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की अस्मिता अपनी पहचान का उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है, अतः व्यक्ति को स्वयं ही अपने पथ पर अग्रसर रहने तथा हंसी खुशी से जीवन यापन करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब देखिए बच्चों, एक चीज है कि जब आप इस आत्म परिचय कविता का पूरा सारांश यदि आपसे पता है तो क्लियर है। जैसे भी आप पूरा ऊपर से देख रहे हो ना कि कुल मिलाकर की जिंदगी में कितना भी भार हो लेकिन अपने आप में मस्त होना चाहिए, कितना भी दुख हो, जीवन का कितना भी टेंशन हो, लेकिन जब अपनी बारी आए तो एकदम मस्त रहो। आपके मन में कितना भी बोझ हो, पढ़ने का टेंशन हो, नौकरी का टेंशन हो, आगे चलकर 12th के बाद भी काफी टेंशन, लेकिन अपने जीवन में ना मस्त रहना सीखो कि भाई साहब संसार की बहुत सारी परेशानियां हैं व्यक्ति की, लेकिन अपनी पहचान, अपनी अस्मिता, अपना परिवेश आपकी ही दुनिया है, और इसी पथ पर आगे चलो, हंसी खुशी के साथ जीवन यापन करने का प्रयत्न करना चाहिए। जितने भी कवि हुए हैं अपने कविताओं के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कोशिश किए हैं, जागृत करने के लिए कोशिश किए हैं, मनोबल को बढ़ाने के लिए कोशिश की है, ऐसा नहीं है। तो कभी भी आप किसी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो पॉजिटिविटी आपके मन में होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है, बच्चे पतंग उड़ाते हुए किस स्थिति में पहुंच जाते हैं। भाई छत पे पतंग उड़ा रहे थे तो किनारे पर पहुंच जाते हैं, खतरनाक स्थिति पर पहुंच जाते हैं। ठीक, चलिए बच्चे पहले से भी अधिक निडर कब हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा चलने के लिए कोशिश करता है, छोटा है, जब वो चलने के लिए कोशिश करेगा तो जैसे ही थोड़ा सा खड़े होगा तो गिरेगा, जब तक वो नहीं गिरेगा तब तक तो डरेगा, लेकिन 2-4 बार गिर गया तो फिर डर उसकी समाप्त हो गया। ऐसे जब पतंग उड़ाने वाले बच्चे एक आध बार गिर गए तो फिर उन्हें और डर खत्म हो गया। साइकिल चलाना शुरू करते हो, जब तक आप नहीं गिरते तब तक वही साइकिल आपको कठिन लगता है, लेकिन 1-2 बार आप गिर गए
तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चे पहले से भी अधिक निडर तब हो जाते हैं जब वो छतों पर खतरनाक किनारों पर गिरकर भी बच जाते हैं। मतलब छत पर पतंग उड़ा रहे थे, गिर भी जा रहे लेकिन बच गए, तो फिर और खतरनाक हो गए। बोले ना, खतरों का खिलाड़ी कब होता है? जब उस खतरे से गुजर जाता है। लोग आपको समझाते हैं बेटा तू जो कर रहा है ना उससे मैं करके गुजर गया, इसलिए आपको ज्ञान दे रहा हूं। जैसे हम लोग 12th क्लास पढ़ाई कर चुके हैं और बार बार मोटिवेट करते हैं, इधर उधर मत भटको, बेहतर रूप से पढ़ाई करो, नहीं तो बाद में पछताना होगा। क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं कभी जीवन में पछताए और पछताते भी हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी और कहीं निगेटिव होता है, उस चीज को लेकर पछतावा होता है। हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसा है जिसको लेकर के पछतावा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कवि ने अपनी बात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या किया? तो कवि ने अपनी बात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भाषा को उल्टा पलटा, मतलब उलट पलट दिया, तोड़ मड़ोड़ दिया और घुमा फिरा दिया, अर्थात उसमें कई परिवर्तन किए। मतलब अपनी बात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तात्पर्य क्या हुआ? जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए चोरी से 10 रुपए घर से पैसा चुरा लिया और जाकर के कुछ खरीद के ले आया। उस बच्चे से पूछे कि बेटा पैसा कहाँ पाए हो? तो बोलेगा पैसा बब्बा जी दिए हैं। और बब्बा बोले बब्बा कहाँ दिया है मैंने? नहीं वो मम्मी दी थी। अब मम्मी आई, नहीं मम्मी नहीं पापा दिए थे। फिर नहीं, अरे वहां पे पड़ा था। ठीक है, जब उसको डांटो तो फिर अंत में बताता भाई साहब कि हम यहां पाए थे। ऐसे किसी राजनीति वाले व्यक्ति से आप बात करना, कभी भी जो राजनेता होगा है ना, जिससे थोड़ा सा नॉलेज कम होगा, आप कुछ दूसरे मुद्दे की बात करो कि भैया ऐसा काम है यार, आपकी पार्टी द्वारा ऐसा नहीं किया जाए ऐसा, तो दूसरा काम गिनाना शुरू कर देगा। नहीं ऐसा नहीं, आप लोग कमजोर हो, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। तो ये तोड़ मड़ो। ऐसे ही कभी अपनी बात को साबित करने के लिए, जैसे आपके गांव में कोई सरपंच है, उन्होंने वादा किया कि भाई हम इतना यदि सरपंच बनेंगे करेंगे, लेकिन 2 साल बाद उनसे क्वेश्चन करोगे तो वो जिस प्रश्न को आप पूछना चाहोगे उसको वो घुमा देने की कोशिश करेंगे। और यही प्रकृति का नियम है। कभी भी यही कह रहा है कि भाई साहब भाषा को तोड़ मड़ोड़ दिया, उलट पलट दिया, घुमा फिरा दिया, कई सारे परिवर्तन कर दिए अपने बात को सिद्ध करने के लिए। कवि के अनुसार कवि मन और बच्चे में क्या समानता रखता है? कवि के अनुसार कवि मन और बच्चों दोनों को, सभी घरों को एक समान समझते हैं। उनके लिए अपने पराये की भावना का कोई अर्थ नहीं होता है। मतलब मन और बच्चे में क्या समानता रखता है? ये बोला कि दोनों ही सभी घरों को एक समान समझते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? जैसे छोटा बच्चा है, यदि घर में रोटी मांग रहा है, दूसरे के घर में जाएगा तो वो भी रोटी मांगने की कोशिश करेगा, उसको लज्जा शर्म बिल्कुल नहीं रहती कि दूसरे के घर में है। ऐसे ही आपका मन है कि मन जो, यदि आप अपने घर में जो आपका मन करेगा, दूसरे घर में जाकर भी आपको मन करेगा। वो ऐसा नहीं है कि बदलाव हो जाए। तो कवि का कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो मन है और जो बच्चे हैं, दोनों ही सभी घरों को एक समान समझते हैं। वो कभी असमानता नहीं देखते। तभी ना कभी मान लीजिए निमंत्रण खाने जाते, छोटे बच्चों को तुम मत जा यार, क्योंकि जैसे ही रसगुल्ला देखा, गुलाब जामुन देखा, तो उसका मन गुलाब जामुन में चला ही जाएगा। देख रहा भैया अच्छी सब्जी बन रही है, बोले मुझे सब्जी चाहिए, खाना मिल रहा चाहिए मुझे चाहिए, नमकीन बन रहा नमकीन चाहिए, क्योंकि उसे अपना और पराया सबका समान घर लगता है। ऐसे बच्चे, ऐसे ही मन होता है बच्चों। ठीक है, अपने पराये में कोई भावना या अर्थ नहीं रखते, सब समान है। उड़ने और खिलने का कविता में क्या संबंध बनता है? बताओ। उड़ना मतलब अपनी कल्पनाओं को लेकर के ऊंची आवाज तक उठाना, खिलना मतलब प्रसन्न रहना, कविता के माध्यम से लोगों को प्रसन्नित करना। ठीक है, लोगों को अपने विचारों को प्रसन्नता के माध्यम से समझाना। कवि कविता की रचना करते समय कल्पना का सहारा लेता है, उसका मन प्रकृति की प्रत्येक वस्तु तक पहुंचने का प्रयत्न करता है, इस प्रकार वह कल्पना की उड़ान भरता है। इसी प्रकार कवि खिलने का अर्थ कविता की रचना के समय उसको प्रसन्नचित करना रहना आवश्यक है। वह खिल करके अर्थात प्रसन्नचित रहकर भी अपनी कविता के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति ठीक प्रकार से कर सकता है। उड़ने और खिलने का तात्पर्य क्या है? खिलना का मतलब मुस्कुराते हुए कविताओं के माध्यम से लोगों तक अपनी अभिव्यक्ति को पहुंचाना, और उड़ने का तात्पर्य क्या है कि अपने सपनों को लेकर की बड़ी चीजों, बड़ी है ना, आप अपने लक्ष्य को लेकर के बड़ी चीजों को सोच रहे हैं, कल्पना में उड़ान भर रहे हैं। जैसे आप अभी 12th क्लास में हो, आप अपने मन में उड़ान भर रहे हो कि हमें इस बार बहुत कुछ करना है, बहुत बड़ा काम करना है। तो ये आपके मन में ये सपना है जो कि कल्पना है मन में, और उसे आप उड़ान, कभी कभी सोए सोए व्यक्ति कहता भैया आज हम हवाई जहाज में चल रहे थे,
तो कवि ने अपने मन को प्रकृति की प्रत्येक वस्तु तक पहुंचने का प्रयत्न करता है। तात्पर्य हुआ कि कवि जो है अपने मन को प्रकृति से जोड़कर रखा है और बिल्कुल अपने मन की जो सोच है, मन में जो स्वप्न है, जो कल्पना है, उसको लिए उड़ान भर रहा है। इसी प्रकार से प्रसन्नचित होकर के, मतलब खुश होकर के, ठीक है, अपनी अभिव्यक्ति को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या तात्पर्य है? कवि कहता है कि मानव मन में भावों का उदय होता है, यदि वह भाषा के चमत्कार में उलझ जाता है तो वह अपने ही भावों से सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। वह तभी उन्हें प्रकट कर सकता है जब भाषा को वह साधन बनाए, साध्य नहीं। साधना बनाने पर भाषा की सहजता से इस्तेमाल हो सकती है, वह लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता है। भाषा को सहूलियत का तात्पर्य क्या है? अब अर्थ समझिए। जैसे आप किसी भाषा में परिपूर्ण हो तो उसको आप किसी व्यक्ति को उस भाषा में समझा सकते हो। जैसे मैं हिंदी में परिपूर्ण हूं, हिंदी पढ़ते आया बचपन से और हिंदी में ही पढ़ाता हूं। इंग्लिश कोई कहता है तो माफी चाहता हूं, इंग्लिश मेरे से बनती नहीं है। थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स इंग्लिश से कर सकते हैं, लेकिन भैया यहां पर आपसे विनती कर लेता हूं कि नहीं भाई, मेरे बस की बात नहीं है। हाथ जोड़ लेता हूं कि मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरा भाषा जो है हिंदी है। मैं सही ढंग से अपने अभिव्यक्त कर पाता हूं, मतलब बोल पाता हूं, अपने विचार को रख पाता हूं। वहीं पे यदि भाषा को कठिन बना दिए गए, साधन नहीं बल्कि साध्य उसको अर्जित करने के लिए सोच लिए, तो फिर आप उसको सहजता से इस्तेमाल नहीं कर सकते, लोगों तक अपनी बातों को नहीं पहुंचा सकते। भाषा को सहूलियत से बरतने का तात्पर्य यही है कि अपने भाव को भाई अपने अनुचित बनाओ, अपने भाषा को साधन बनाओ, ना कि साध्य बनाओ, ताकि अपने अभिव्यक्ति को प्रकट कर सको, अपने बातों को लोगों तक पहुंचा सको, सहजता के साथ अपनी भाषा का प्रयोग कर सको। ठीक है, सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, आप लोग अपने भाषा में भी याद करें। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी आप लोग इतने समझदार हैं भाई साहब, हमारा तो काम है आप लोगों का हेल्प करना। बस आप लोगों का एक छोटा सा प्यार और सपोर्ट मांगता हूं कि भाई साहब यूट्यूब पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करके जाएं। कवि के अनुसार कोई बात पेचीदा कैसे हो जाती है? कवि कहता है कि जब अपनी बात को सहज रूप से ना कहकर तोड़ मरोड़ कर ये घुमा फिराकर कहने का प्रयास किया जाता है तो बात उलझती चली जाती है। ऐसे बातों का अर्थ श्रोता या पाठक समझ नहीं पाता। वह मनोरंजन तो पा सकता है परंतु कवि के भावों को समझने में असमर्थ होता है। इस तरीके से बात पेचीदा हो जाता है। वही बच्चों वाली कहानी हो गई ना कि बात को हम तोड़ मरोड़ कर यदि बता रहे हैं तो उसका सारांश वो नहीं समझ पाता। आप कहना क्या चाहते हो, सामने वाला श्रोता जो होता है वो समझ नहीं पाता है। आप कविता में तोड़ मरोड़ कर यदि लिख दिए हैं तो जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो भी नहीं समझ पाता, क्योंकि वो बात उलझती हुई नजर आती है और उसका सारांश जो है नहीं निकल पाता। भले ही मजा आ जाए, जिसे लिख दिया भैया कि बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंगा, ठीक है, तो भाई मजा आ गया, लेकिन इसी बात को उलझा देते, भाई बंदर ने कहा बंदरिया, बंदरिया शब्द आ गया, बंदर शब्द आ गया, तो मजा तो आ गया। लेकिन जब बात उलझ जाती है तो उसके जो श्रोता होता है, जो पाठक होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज को कह रहे हैं तोड़ मरोड़ कर, तो वो श्रोता सुनेगा, लेकिन उसी को यदि आपने कविता में उकेरा है, मतलब एक कविता लिख दिया है, तो उसको पढ़ने वाला पाठक कहलाएगा। तो जब व्यक्ति सहज रूप में लिख करके उसको तोड़ मरोड़ देता है, घुमा फिरा देता है, तो फिर वो बात उलझ जाती है। श्रोता या पाठक उसको समझ नहीं पाता, उसको भले ही आनंद आ जाए लेकिन कवि के भावों को समझने में वह असमर्थ रहता है, सही तरीके से समझ नहीं पाता। इसी बात को कहा गया है बात पेचीदा हो जाता है। अगला प्रश्न बच्चों, ऊषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों? ऊषा कविता में प्रातःकालीन नभ की तुलना राख से लीपे गए गीले चौके से की गई है। मतलब मान लीजिए आपके पास एक चौका है और राख जानते हैं ना, जब लकड़ी जलती है तो राख हो जाती है, तो राख से लीप दिया गया है। इस समय आकाश नभ तथा धुंधला होता है, ठीक है। इसका रंग राख के लिपे चूल्हे जैसा मटमैला होता है। जिस प्रकार चूल्हा चौक सूख कर साफ हो जाता है, उसी प्रकार कुछ देर बाद आकाश भी स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। कितना बढ़िया, देखिए ना, बहुत बढ़िया, सिंपल है। ऊषा कविता में भोर का नभ, मतलब भोर में आकाश कैसा दिखाई देता है, तो बोला जिस प्रकार से चूल्हा के पास में राख से पोत दिया जाए तो गीला रहता है, धुंधला रहता है, उसी प्रकार से भोर में नभ जो है सेम दिखाई देता है। समझ रहे हो? क्योंकि जैसे जैसे समय होता है तो जो आपका जो गीला चौका होगा, जो राख से पुताई किया गया है, वो सूख जाएगा और स्वच्छ निर्मल हो जाएगा। उसी प्रकार से जो जब समय बीतते जाता है तो जो आकाश है वो भी आपका स्वच्छ दिखाई देने लगता है, निर्मल दिखाई। कितना बढ़िया है,
एक बार पढ़ने से याद हो जाता है। करंटेड कहते हैं, यदि आप इसको अपने मन में ना बढ़िया समझने की कोशिश करो ना, कि कभी का कहने का तात्पर्य है कि भाई साहब जिस प्रकार से चूल्हे से जब राख लेकर चौके में पोत दिया जाता है तो कैसा दिखाई देता है, धुंधला मटमैला दिखाई देता है ना। ठीक उसी प्रकार से जो नभ है भोर में दिखाई देता है, जैसे जैसे समय बीतता है तो आकाश भी स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार से चूल्हा के चारों जो चौक है वो भी सूख करके साफ हो जाता है। इसलिए तुलना की गई है राख से लिपे पोते गए चौके से, ठीक है, गीले चौके से की गई। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, बादलों के ना बरसने के कारण किसान की स्थिति कैसी हो जाती है? भाई दयनीय होगी यार, वैसे भी जानते हैं आप लोग, यदि पानी नहीं बरसेगा तो किसान की स्थिति दयनीय हो जाएगी, उनका संचित धन समाप्त हो जाएगा, संतोष टूट चुका है और उनके हृदय में भय कांपने लग गया है। आपके घर में खाना ना हो तो फिर आपको कैसा लगेगा कि 4 व्यक्ति आएंगे, हम उनको क्या खिलाएंगे? ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो किसी भी बात करें भाई, जिसका इनकम ही टूट जाए, जैसे मान लीजिए हम पढ़ाते हैं, कोई बच्चा ना देखे, 2 रुपए ना मिले तो फिर हमको भी अंदर से डिमोटिवेट होना पड़ेगा। इसलिए तो कहता हूं बच्चों, आप लोगों का जो प्यार और सपोर्ट है मोटिवेशन देता है मेहनत करने के लिए। अब सोचिए, इसको यदि हम 3 से 4 पेज लिख रहे हैं तो 3 घंटे बदलो, आप 2 घंटे फिर भी बदलो, फिर भी 1-1.5 घंटे, मतलब 4 घंटे मेहनत करके एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपका प्यार सपोर्ट यदि लाइक भी नहीं मिला तो सोचिए किस काम का फिर हो जाएगा। तो इसीलिए तो कहता हूं भाई, लाइक करके चले जाओ, थोड़ा सा थम्स अप कर दिया करो। बादल बरसने के बाद प्रकृति में क्या परिवर्तन होगा? बादल बरसेगा तो बीज अंकुरित होंगे, हल्के हल्के छोटे छोटे हरे भरे पौधे हंसते हुए प्रतीत होंगे। मतलब वैसे भी बरसात के दिनों में यदि सबसे ज्यादा परेशानी होती है तो किसान को, क्योंकि यदि बादल नहीं बरसेंगे तो खेती नहीं होगी, और खेती नहीं होगी तो साल भर का गुजारा नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप लोगों को इस समय सबसे ज्यादा परेशान स्टूडेंट, यदि अच्छे तरीके से पेपर नहीं जाएगा तो रिजल्ट अच्छा नहीं बनेगा, यदि फेल हो जाओगे तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो क्यों ना भैया किसान से तुलना करके पढ़ाई करना शुरू कर दो, बेहतर रूप से मूवमेंट बनाओ। 20 दिन बचे हैं, धुआंधार तैयारी करो, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। निरंतर आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो बनाता हूँ और बनाता रहूंगा। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।